Welcome to the fifth batch of the National Education Policy 2020 Professional Development Program for University and College Teachers. Today is the first day of the Swayam Prabha live conferencing of your batch. I am Dr. Gloria Khujur, faculty member of STRIDE and one of the team members of NEP PDP program. Today we have with us Professor Santosh Panda, Senior Faculty of Distance Education and Director of STRIDE IGNOU. Sir is also the National Coordinator of the NEP PDP program. Sir, we welcome you to today's session on the topic Internationalization of Education. Sir, may I request you to now deliver your lecture? So thank you Dr. Gloria and friends, welcome to this presentation. आज हम NEP 2020 और क्रॉस बॉर्डर डिलीवरी इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, विदेश से हमारे देश को और हमारे देश से विदेश को आने जाने पढ़ने का और जो कई इश्यूज़ हैं उसके बारे में बात करेंगे। आपके सामने जो है NEP के मुद्दे हैं, कई मुद्दे हैं। इंडियन कल्चर एंड वैल्यूज़ जो इंटरनेशनलाइजेशन के मुद्दे हैं कि भारतीय संस्कृति बाहर जाए और हमारा करिकुलम उसी तरह बने और उसी तरह हो, मल्टीडिसिप्लिनरी हो, वो तमाम चीज़ें उसमें भी लागू होगा। क्रेडिट ट्रांसफ़र हो, इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर क्रेडिट ट्रांसफ़र की भी बातें कही गई हैं। मल्टीडिसिप्लिनरी हो, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट हो, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट हो, ये तमाम चीज़ें उसमें भी शामिल होता है। तो इंटरनेशनलाइजेशन क्रॉस बॉर्डर क्रेडिट ट्रांसफ़र, उसके बारे में ख़ास करके हम लोग बात करेंगे। आपको जानकारी होगा 1995 में 1995 WTO के तहत, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत सभी देशों ने, लगभग कुछ देशों को छोड़ के सभी देशों ने ये साइन किया था कि हम आपस में फ्री ट्रेड डिलीवरी, फ्री ट्रेड एक्सचेंज करेंगे। आपके सामान हमारा आएगा, हमारा सामान आपके पास जाएगा। जो तारीफ बीच में होगा वो तारीफ के भी एक नेगोशिएशन होगा कि आप एग्री करेंगे हम कितनी तारीफ करेंगे। जैसे अमेरिका और चाइना का तारीफ के बारे में लास्ट प्रेसिडेंसी में बहुत झगड़ा हुआ, तो तारीफ बहुत बड़ा मायने रखता है। उसमें ये तय हुआ था 1995 में, जिसमें इंडिया भी, भारत भी सिग्नेटरी है। ये कहा गया कि साहब एजुकेशन जो है दैट विल बी ट्रीटेड एज ए कमोडिटी एंड सर्विस एंड देयरफॉर ए ट्रेडेबल कमोडिटी और सर्विस। सभी सामान के साथ एजुकेशन का सामान, थोड़ी सी अजीब लगता है लेकिन ऐसे ही तय है इंटरनेशनली ये बातें। हालांकि ये बातें काफ़ी हद तक अच्छी बातें हैं कि आज तक लिबरलाइजेशन हुआ देश में। नरसिम्हा राव की सरकार से 1991 ऑनवर्ड्स इंडिया में लिबरलाइजेशन हुआ। नियो लिबरलिज्म में काफ़ी हावी हुई बातें जो लोग चर्चा करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है और सामाजिक संतुलन के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन भारत के लिए कोई रास्ता नहीं था। चाइना हमारे से बहुत आगे निकल गया इस मायने में 1978 ऑनवर्ड्स, और हम 1991 में लिबरलाइजेशन की तरफ चले। जो नतीजा आज हमारे सामने है, बहुत बड़ा वृद्धि, बहुत बड़ा डेवलपमेंट, ग्रोथ, तमाम चीज़ें हुई है। और इंडिया का, भारत का जो ट्रेड है वो काफ़ी बढ़ा है और इसमें फॉरेन एक्सचेंज भी मायने रखता है और गोल्ड रिजर्व भी मायने रखता है। ये तमाम चीज़ें जुड़ी हुई है। एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आई कैन अप्रिशिएट दैट। और आप लोग थोड़ी बहुत इसको समझते होंगे कि इसमें ग्रॉस नेशनल और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, दोनों में काफ़ी प्रभाव पड़ता है। और पर कैपिटा इनकम में भी इसके ऊपर हर जने का जो आमदनी है उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए ये एक रियलिटी है, इससे हमें कोई बाहर नहीं जा सकते। लेकिन भारत सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये पहली बार कहा है, इन पब्लिक डोमेन कमिट किया है दैट एजुकेशन इज़ ए पब्लिक गुड। तो इसका मतलब ये हुआ कि एजुकेशन के लिए सरकार इसके जिम्मेदार है और सरकार इसके ऊपर खर्चा करेगा। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये है कि शिक्षा के मामले में, जैसे सभी चीज़ों के मामले में, शिक्षा के मामले में भी विदेश और देश में आने जाने का जो पाबंदी है उसको हम हटा रहे हैं। फ्री ट्रेड में शिक्षा भी शामिल होगा। उसको WTO GATS कहते हैं, GATS जो आपके स्क्रीन में है, जनरल एग्रीमेंट इन ट्रेड एंड सर्विसेज उसको कहते हैं, जो एग्रीमेंट हुआ है ट्रेड एज वेल एज सर्विसेज, दोनों सेक्टर है। और शिक्षा जो है ट्रेडेबल कमोडिटी एंड सर्विस, इसमें शामिल होता है। हालांकि
2020 नेशनल पॉलिसी के तहत हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि एजुकेशन इज ए पब्लिक गुड, वो सरकार की जिम्मेदारी है। सो देयरफॉर ये दोनों को शामिल करते हुए, लेकिन जो 4 मोड ऑफ डिलीवरी की बातें कही गई थी आपकी स्क्रीन पर सामने है। मोड 1 डिलीवरी जिसको कहते हैं क्रॉस बॉर्डर सप्लाई, उसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोग्राम है एक देश से दूसरे जाएगा, दूसरे देश से हमारे देश आएगा, तो उसका ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के तहत ज़्यादा हो सकता है। दूसरा ये है, या ये भी हो सकता है जो मैं बात करूँगा मोड 3 में, तो आप कहेंगे कि ये दूसरे कैंपस भी जा सकता है, हमारा कैंपस विदेश में और विदेश का कैंपस हमारे पास भी आ सकता है। वो मोड 3 के तहत डिफाइंड है इंटरनेशनली, सभी उसको मानेंगे, मान्यता है। दूसरा मोड ऑफ डिलीवरी है कंजप्शन अब्रॉड। इसका मतलब ये हुआ हमारे स्टूडेंट विदेश जाएंगे पढ़ने के लिए, विदेश के स्टूडेंट हमारे पास आएंगे, उसके भी आंकड़े की थोड़ी जांच करेंगे, देखेंगे किस तरह वृद्धि हुआ है, कैसे हुआ है, और ये गेट्स की सेकंड मोड ऑफ डिलीवरी है। तीसरा मोड ऑफ डिलीवरी कमर्शियल प्रेजेंस उसको कहते हैं, ताकि इंस्टीट्यूशन मूव करेगा। इसका मतलब ये है कि हमारे देश का यूनिवर्सिटी और कॉलेज की कैंपस विदेश में खोलेंगे, विदेश का हमारे देश में खोलेगा। लेकिन इस मामले में आज तक ये हुआ है, प्रोग्राम और संस्था के बारे में आज तक था, लेकिन कुछ शायद 1-2 महीना पहले ये बदला हुआ है। कैसे, क्या था पहले? ये था कि कोई भी विदेश हमारे देश में आएंगे वो डायरेक्टली अपनी प्रोग्राम ऑफर नहीं कर सकते, और वो हमारे किसी न किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के साथ वो MOU करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, जिसको कहते हैं ट्विनिंग प्रोग्राम। मैं उसके बारे में थोड़ी बहुत और जिक्र करूँगा। ट्विनिंग प्रोग्राम के तहत वो हमारे साथ कोलैबोरेट करके जो इंडिया का विश्वविद्यालय है, कॉलेज है, वही डिग्री अवार्ड करेंगे, विश्वविद्यालय डिग्री अवार्ड करेंगे। ऑटोनोमस कॉलेज है तो खुद ही करेंगे, नहीं तो कॉलेज नहीं कर पाते, विश्वविद्यालय डिग्री अवार्ड करेंगे। आज तक ये था, लेकिन उसमें एक हाल ही में रेगुलेशन UGC का आया है जिसको कहते हैं ट्विनिंग प्रोग्राम, डुअल डिग्री एंड जॉइंट डिग्री प्रोग्राम रेगुलेशन 2022। उसके तहत क्या हुआ है, उसके तहत ट्विनिंग प्रोग्राम चल रहा था, उसको और मजबूत किया गया, वो तो चल ही रहा था। लेकिन दूसरा ये है कि आप डुअल डिग्री दे सकते हैं, एक बाहर के विश्वविद्यालय, हमारे विश्वविद्यालय, दोनों मिलकर एक डिग्री दे सकते हैं, जिसमें कहा गया कि 30% से ज़्यादा किसी के कोर्स क्रेडिट ना हो, स्पेशली विदेश इंस्टीट्यूशन के लिए इंडिया और इंडियन इंस्टीट्यूशन के लिए विदेश का कोई संस्था, एजुकेशन संस्था 30% नहीं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। और जो डिग्री होगा और जो क्रेडेंशियल, जिसको मार्कशीट, स्कोर कार्ड, ग्रेड कार्ड आप कहते हैं, तो उसमें ये मेंशन होगा कि कौन सा कोर्स आप विदेश से लिए हैं, उसमें ग्रेड किस तरह का है, और दोनों का डुअल डिग्री में जॉइंट डिग्री में दोनों का नाम वो डिग्री में लिखा जाएगा। डुअल डिग्री में ये होगा कि आप एक डिग्री यहाँ से कर रहे हैं तो कोई दूसरी संस्था फेस टू फेस उसी शहर में है या दूसरे डिस्टेंस लर्निंग से आप उसको कर सकते हैं। वो विदेश में भी लागू होता है, आप अगर देश में एक प्रोग्राम कर रहे हैं तो विदेश से भी एक प्रोग्राम कर सकते हैं। देयरफॉर कमर्शियल प्रेजेंस में हमारा संस्था विदेश जाएंगे, विदेश का संस्था आएंगे, और हाल ही में जो गुजरात में हुआ है, पहली बार इम्प्लीमेंट हुआ है, विच विल बी लार्ज स्केल इन द कंट्री, कि विदेश की संस्था जो है दे हैव बीन अलाउड टू एंटर टू ओपन कैंपस इन इंडियन सॉइल, जो पहले नहीं हो पाता था। उससे ये होगा वो इंडिपेंडेंटली अपनी डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट ऑफर करेंगे और भारतीय जो संस्था है उनके साथ compete करेंगे। हो सकता है वो कोलैबोरेट करें, हो सकता है वो इंडिपेंडेंटली ऑफर करें। ये तीसरा मोड है। चौथा मोड है डिलीवरी अब्रॉड, जिसमें टीचर्स और दूसरे देश जाते हैं, जिसको फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम कहें, या विदेश के टीचर यहाँ के पढ़ा सकते हैं, यहाँ के टीचर विदेश में पढ़ा सकते हैं। ऐसे बहुत हुआ है, हमारे टीचर ज़्यादा विदेश गए हैं और विदेश का टीचर हालांकि कम आए हैं, लेकिन दोनों तरफा हुआ है। थोड़ी मोड 1 क्रॉस बॉर्डर डिलीवरी की बातें कर लेते हैं कि आज की स्थिति है क्या, उससे फिर इंटरनेशनलाइजेशन के थोड़ी और मुद्दे उसकी चर्चा करेंगे। जैसे हमारा विश्वविद्यालय है नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी IGNOU, हमारा 26 ओवरसीज स्टडी सेंटर है। किस ज़माने में 45 देश में हुआ करता था, आजकल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के रूल के तहत कम हो गया, और इस वक्त हम काफ़ी अच्छे पोजीशन पर हैं और वो सब रेगुलेशन से हट गए और हम डायरेक्टली नेगोशिएट कर सकते हैं। इंडियन एम्बेसी हमारी तरफ से डिफरेंट कंट्रीज़ में नेगोशिएट करते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। 15 देश में 26 ओवरसीज सेंटर इस वक्त हमारा है। 4 साउथ इंडिया की यूनिवर्सिटीज़, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर जो नंबर 1 पर चल रहा है इन QS रैंकिंग, हालांकि
200 के तहत नहीं आ पाए, 200 के बाद का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस नंबर 1, तो वो चल रहे हैं IIC। और 48 ऐसे इंडियन विश्वविद्यालय हैं जो किसी न किसी तरह कोलैबोरेशन विथ फॉरेन यूनिवर्सिटी ट्विनिंग प्रोग्राम में शामिल है। जो ट्विनिंग प्रोग्राम चल भी रहा था, जिसको ये रेगुलेशन 2022 उसको मजबूत कर रहा है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज TISS 2022 और 23 में एकेडमिक सेशन में 2 इंटरनेशनल डुअल डिग्री प्रोग्राम शुरू किया। इट्स कॉल्ड ए डुअल डिग्री प्रोग्राम। चालू है, रियलिटी है, हकीकत है। दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। सितंबर 12, 2022 में उन्होंने शुरू किया। इसका मतलब पिछले महीने 26 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जो UGC को सबमिट किया है कि हम इसमें शामिल होंगे, हम डुअल डिग्री प्रोग्राम शुरू करेंगे। और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ऑलरेडी डुअल डिग्री प्रोग्राम शुरू कर चुका है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक 16 मेंबर का कमेटी बनाया हुआ है, जिसमें IIT और वाइस चांसलर्स, डायरेक्टर सब हैं। एक रोड मैप बनाएंगे कि फ्रॉम वेरियस क्वार्टर्स टू अलाउ ओवरसीज कैंपस ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, कि भारत की कौन से आपको पता होगा इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी को इजाज़त था बाय रेगुलेशन कि साहब आप विदेश में अपनी प्रोग्राम ऑफर कर सकते हैं, अपने स्टडी सेंटर खोल सकते हैं इन कोलैबोरेशन। वो आपकी स्टडी सेंटर नहीं होगा, किसी का होगा, आप इसको एक्रेडिट करेंगे। लेकिन इस वक्त ये कमेटी उसको जांचेगा कौन सा संस्था हो सकता है जो NIRF रैंकिंग में 100 में आए, जो A++ NAC की ग्रेड हो, कोई भी ऐसे क्राइटेरिया बने, वो संस्था विदेश में अपना कैंपस खोल सकता है। थोड़ी और चर्चा मोड 1 डिलीवरी के 48 फॉरेन यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो UGC के ट्विनिंग प्रोग्राम को और डुअल डिग्री, जॉइंट डिग्री प्रोग्राम को रिस्पॉन्ड किए हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो UK में, क्वींसलैंड इन ऑस्ट्रेलिया, टोक्यो इन जापान, कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज वेरी प्रेस्टिजियस इन USA, नंबर 1 चल रहा है QS रैंकिंग में। ये सब विश्वविद्यालय उन्होंने कहा हम या ट्विनिंग या डुअल डिग्री या जॉइंट डिग्री प्रोग्राम इंडिया में शुरू करेंगे। नीपा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन 2021 की सर्वे बताता है कि 8 फॉरेन विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो इंडिया में कैंपस खोलना चाहते हैं, और 2022 में वो संख्या काफ़ी बढ़ गया है। दोज आर फ्रॉम USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ऑल्सो। UGC ने फॉरेन यूनिवर्सिटी 1000 टाइम्स हायर एजुकेशन सप्लीमेंट जो रैंकिंग है THES रैंकिंग UK का, तो उसमें 1000 में जो आए या QS रैंकिंग में आए, इसमें संघाई रैंकिंग शामिल नहीं है। और इंडिया में 100 जो NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग में जो है, रैंकिंग फ्रेमवर्क में, या NAC में जो 3.01 स्कोर्स सिक्योर किया हो विश्वविद्यालय, तो उनको इजाज़त है कि साहब वो फॉरेन में ये कर सकते हैं। पब्लिक या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस, इसको भी एस्टैब्लिश करने के लिए जो जिनको इजाज़त होगा वो विदेश में विश्वविद्यालय या अपने कैंपस खोल सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मांगा है कि आपकी 10 साल का स्ट्रेटेजिक प्लान क्या है, उसमें 5 ईयर्स इम्प्लीमेंटेशन प्लान क्या है, और UGC वो तमाम एप्लीकेशन को रिव्यू करेगा। देयर इज एन एम्पावर्ड एक्सपर्ट्स कमिटी एंड इंस्टीट्यूशंस मस्ट ऑल्सो ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से इजाज़त लेना पड़ेगा और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से लेना पड़ेगा। अब इग्नो का तो ये ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे जो ये रूल आएगा तो उसके तहत देखना पड़ेगा भाई इग्नो के लिए ये लागू कितने हो पाता है। मोड 2 डिलीवरी की कंजप्शन अब्रॉड, मतलब आपकी स्टूडेंट कितनी बाहर जाते हैं, कितनी बाहर के स्टूडेंट आपके पास आते हैं। आपके सामने आंकड़ा 2000 से लेके 2014 तक है, उसके आगे भी आंकड़ा थोड़ा बताऊंगा। आप पूरी विश्व में देखेंगे, वर्ल्ड में 2006 में 30 लाख और 2014 में 15 लाख 5 मिलियन एंड 3 मिलियन जो बच्चे हैं वो विदेश में पढ़ने के लिए जाते हैं, एक देश से स्टडी अब्रॉड जो प्रोग्राम है। USA सबसे नंबर 1 है। नंबर 1 देखा जाए तो चाइना है, उसके बाद USA है, UK, उसके इंडिया भी कोई कम नहीं है। तो इंडिया लगभग तीसरा पोजीशन में है। चाइना, USA एंड नंबर 3 इज़ इंडिया। लगभग 2 और इस वक्त 2022 में लगभग 2.5 लाख बच्चे जो हैं विदेश में पढ़ने के लिए आते हैं। कहाँ जाते हैं उनके आंकड़ा मैं थोड़ा आपको दिखाऊंगा, और विदेश से जो पढ़ने के लिए आते हैं उसके भी आंकड़े की मैं चर्चा करूंगा। पहले मोड की बात हो जाए। मोड तीसरा जो मोड है डिलीवरी WTO गेट्स का है, कमर्शियल प्रेजेंस।
तो उसमें मोबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन थ्रू ब्रांच कैंपस आप बाहर बनाएंगे, आइदर जॉइंट वेंचर विच इज़ मोस्ट कंटेंशियस एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन मार्केट एक्सेस। मार्केट डिसाइड करेगा कि आपकी कितनी चलेगी, वहाँ आपकी कैंपस कितनी चलेगी। उसके बारे में मैं थोड़ी चर्चा किया, तो उसके बारे में जो गुजरात में हाल ही में हुआ है कि विदेश का संस्था इंडिया आएंगे, कैंपस बनाएंगे, और जो इंडिया का संस्था है उसके लिए एम्पावर्ड कमेटी बनी है जो तय करेगा। लगभग 2023 से ये चालू हो जाएगा। मोड 4 डिलीवरी अब्रॉड, टीचर्स दूसरे देश जाएंगे, पोटेंशियल मार्केट है। हमारा बहुत सारे टीचर्स अफ्रीका में पढ़ाते हैं और भी अमेरिका और डेवलप्ड कंट्रीज़ में हैं, लगभग सेटल्ड हो गए हैं। जो दूसरी कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़ में हैं, वो वापस आते हैं, पढ़ाते हैं। कोई ना कोई इंटरनेशनल स्कीम में गए हैं या विश्वविद्यालय का स्कीम है। अब मैं वाकिफ़ हूँ, लेकिन ज़्यादा समय नहीं इस बारे में बात करने के लिए, लेकिन ज़रूर जाते हैं। इंटरनेशनल प्रोफेसर्स दे कम टू इंडिया। ज्ञान के प्रोग्राम में जो शुरू हुआ था GIAN, उसके तहत आपकी कैंपस में भी इनवाइट किए होंगे फॉरेन प्रोफेसर्स, जिसके लिए UGC फंडिंग से तो उनको पेमेंट किया जाएगा और इंडियन प्रोफेसर्स भी विदेश जाएंगे। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन इंडिया कितने पढ़ने के लिए आए, वो तो बात था कितने हमारे स्टूडेंट पढ़ने के लिए गए, हम तीसरी पोजीशन पर है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम काफ़ी कमज़ोर स्थिति पर हैं। आप देखेंगे 1995 से डाटा आपकी 2013 तक हैं और थोड़ा टोटल आंकड़ा मैं 2022 तक भी बताऊंगा। आप देखेंगे जो अफ्रीकन, जो एशियन कंट्रीज हैं, उससे सबसे ज़्यादा 2013 में 31,126, जैसे यूनिवर्सिटी पुणे है, दिल्ली विश्वविद्यालय है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ हैं, ऐसे पुणे में और भी संस्था है, सिम्बियोसिस है, बहुत सारे ऐसे संस्था है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं। ज़्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भी प्रेफर करते हैं, पर सरकारी विश्वविद्यालय को भी कम नहीं करते हैं। 30 से 35 से 40 हज़ार स्टूडेंट इस वक्त फॉरेन स्टूडेंट्स इंडिया में पढ़ रहे हैं। तो उसमें आप देखेंगे सबसे ज़्यादा आपकी एशिया से आते हैं, दूसरे आंकड़ा अफ्रीका से, तीसरा आंकड़ा आपका दूसरे और देश शामिल करें, चौथा अमेरिका, मतलब USA, साउथ अमेरिका, कनाडा लगाते हुए, और यूरोपियन कंट्री में सबसे कम ओशिनिया से आते हैं, छोटे छोटे देश हैं, और यूरोप सबसे नीचे है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन इंडिया, लेकिन ये आंकड़े आप थोड़ा सा, अगर ये पावर पॉइंट आप डाउनलोड करेंगे, इसको आप बारीकी से देख सकते हैं, तो उसमें 30,423 जो है आपके लेटेस्ट फिगर हमारे पास है। 2019 में 75,000 स्टूडेंट तक चला गया था, कोविड के कारण वो घट के लगभग 23-24 हज़ार 2021 में, और 2022 में थोड़ा बढ़ गया है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो पढ़ने के लिए आते हैं, कौन सा देश से आते हैं आपके सामने हैं। सबसे ज़्यादा आप देखेंगे नेपाल, उसके बाद अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, सूडान, भूटान, नाइजीरिया, US, येमेन, श्रीलंका, ईरान, इस्लामिक रिपब्लिक। इस देश से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स, और साउथ एशियन कंट्रीज से सबसे ज़्यादा, और अफ़गानिस्तान भी आप अगर इसी कॉन्टिनेंट में ले लें तो बॉर्डर है, इंडिया का बॉर्डर हुआ करता था जब ग्रेटर इंडिया था। ईरान वाज बॉर्डर, अफ़गानिस्तान वाज बॉर्डर, तो उससे भी स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं, बिकॉज वी हैव ए ट्रेडिशनल रिलेशनशिप विद दिस कंट्रीज। कैसे, कौन सा प्रोग्राम पढ़ते हैं, आपके सामने जो आंकड़ा है, तो उसमें आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 73-74% स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पढ़ते हैं कॉलेजेस में, और पोस्ट ग्रेजुएट लगभग 16-17%, और रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग PhD 10-11% स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। NEP 2020 क्या बता रहा है इंटरनेशनलाइजेशन के बारे में? पहली बात यह है कि कोर्सेज एंड प्रोग्राम्स जो प्रमोट किया जाएगा, वो सबसे ज़्यादा हमारी एम्फासिस रहेगा कि हमारे जो भारतीय धरोहर के इंडियन नॉलेज सिस्टम बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, उसको ज़्यादा प्रमोट किया जाए। और जब जो भी प्रोग्राम हमारा विदेश में जाए, चाहे डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू जाए, तो उसमें इंडियन कल्चर, आर्ट, ट्रेडिशन, हिस्ट्री उसमें शामिल हो, इंडियन लैंग्वेज शामिल हो, ट्रेडिशनल लैंग्वेज खास करके संस्कृत शामिल हो, इंडोलॉजी, इंडियन लैंग्वेजेस, आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आयुर्वेदिक, यूनानी, ये तमाम जो है सिस्टम, होम्योपैथी लगाते हुए ये शामिल हो, इसको प्रमोट किया जाए। योग शिक्षा शामिल हो,
आर्ट, म्यूज़िक, हिस्ट्री, कल्चर, मॉडर्न इंडिया, जो आज की तारीख का जागरूक इंडिया है, वो भी उसमें हिस्ट्री में पढ़ाने में शामिल हो, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने कहा है कि एनईपी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस हर संस्था में खोलें, ताकि वो पहला शुरुआत है जिसको वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को प्रमोट करेंगे। रिसर्च, टीचिंग, कोलैबोरेशन एंड फैकल्टी स्टूडेंट एक्सचेंज हो, जो बड़ा मुद्दा है जिसको बड़े पैमाने में किया जाए। म्यूचुअल बेनिफिशियल MOU साइन किया जाए विद फॉरेन यूनिवर्सिटीज़। टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड टू बी अलाउड टू ऑपरेट इन इंडिया, उन्होंने कहा है। इसी वक्त 1000 की यूजीसी ने बात किया है, बट 100 जो सबसे बड़ा टॉप रैंकिंग QS, THES, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में जो शामिल हैं, उनको पहला अलाउ किया जाएगा। मेरी जानकारी में है कई सारे विश्वविद्यालय जो बड़े बड़े हैं, UK की, कनाडा की, USA, उन्होंने अपनी ज़मीन भी खरीद ली है। तो वो ज़मीन खरीदे हैं तो कैंपस ज़रूर बनाएंगे, लेकिन ज़मीन बहुत साल पहले से खरीदे थे। जो एजुकेशनल जोन्स हैं, आपकी बगल में दिल्ली में हरियाणा का राजीव गांधी एजुकेशनल जोन है, जिसमें काफ़ी सारे लोगों का उसमें ज़मीन है, तो वो लोग वहाँ से एजुकेशनल जोन में खोल सकते हैं। गुजरात में जो एक एजुकेशनल जोन खोला है बड़ौदा में, तो उसमें इन लोगों ने काफ़ी विस्तार रूप से उसको एस्टैब्लिश करेंगे। फाइनली, क्रेडिट्स एक्वायर्ड अब्रॉड भी काउंटेड फॉर अवार्ड ऑफ ए डिग्री। 30% तक अभी बात की गई है कि आप डुअल डिग्री में भी, जॉइंट डिग्री में भी इसको शामिल करेंगे। ये भी आगे थोड़ा सा तय होगा कि क्रेडिट ट्रांसफ़र जो होगा किस परसेंटेज तक क्रेडिट ट्रांसफ़र हो। मीनिंग दैट बाय जो मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड को कंफर्म करेगा, चाहे वो NAAC स्टैंडर्ड हो, NIRF स्टैंडर्ड हो, THES स्टैंडर्ड हो, QS स्टैंडर्ड हो, सांघाई रैंकिंग स्टैंडर्ड हो, या एनी अदर स्टैंडर्ड, क्योंकि इंडिया का जो एक्रेडिटेशन सिस्टम वो काफ़ी बदल रहा है। हो सकता है कल को मेनी प्राइवेट प्लेयर्स माइट बी अंडर गाइडेंस, अंडर मॉनिटरिंग, विल बी अलाउड टू contribute to the accreditation assessment system like the US। तो अगर ऐसा हो तो जो क्रेडिट होगा, मान्यता, वही विश्वविद्यालय जो इसको कंफर्म करेंगे, उन्हीं के बीच में आपस में क्रेडिट ट्रांसफ़र होगा, कोई मना नहीं कर सकता। अगर कोई 40% क्रेडिट विदेश में किया है, 60% इंडिया में किया है, तो उसको 60% विश्वविद्यालय जो है इंडिया में उसको अवार्ड करेगा, लेकिन 40% क्रेडिट जो बाहर का है उसको मान्यता देना पड़ेगा। ओनली 60% फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटीज़। और इंडिया से जो क्रेडिट लेंगे विदेश का स्टूडेंट, अगर अपने देश वापस चले जाते हैं, दैट क्रेडिट विल ऑल्सो बी इक्वली ट्रांसफर्ड टू दैट कंट्री फॉर द अवार्ड ऑफ द डिग्री। NEP 2020 और थोड़ी बातें क्या कह रहा है इंटरनेशनलाइजेशन के बारे में। दैट जो संस्था है हायर एजुकेशन की, वो अप टू 25% सुपर न्यूमरस सीट्स क्रिएट करेंगे फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स। मीनिंग देयर बाय कि आपके पास जितनी सीट्स हैं, ओवर एंड अबव आप 25% सीट उनमें से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एडिशनली आपको मिलेगा, तो आप उसको एलोकेट कर सकते हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट से आप कमा भी सकते हैं और इंडियन एजुकेशन सिस्टम को विदेश में फैला भी सकते हैं। पहली बात अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में। दूसरा, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट होना जरूरी है, और इस वक्त आई एम नॉट वेरी श्योर, but there is a possibility that there will be one national test for all foreign students coming to study in a particular discipline. Discipline wise, undergraduate program, postgraduate wise test होगा, सभी को एक टेस्ट देना पड़ेगा। ये नहीं कि हर संस्था अपना अपना टेस्ट करेंगे। हो सकता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA उसको कंडक्ट करें, या कोई ऐसी संस्था हो जिसको कंडक्ट करे। रिसर्च, टीचिंग, कोलैबोरेशन एंड फैकल्टी स्टूडेंट एक्सचेंज हो, म्यूचुअल बेनिफिशियल MOUs हो, जो इसकी बात हो गई है। UGC गाइडलाइंस ये बताता है, इस वक्त UGC गाइडलाइंस सर्कुलेट हुआ है। UGC गाइडलाइंस बताता है कि इंडियन हायर एजुकेशन संस्था जो है उसमें इंटरनेशनल डायमेंशन करिकुलम में साइंस, सोशल साइंस, स्टेम होना चाहिए, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, इसमें सबसे ज़्यादा जोर है और इनको इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ करिकुलम करना पड़ेगा। नंबर 2, ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज कोर्सेज एंड ब्रिज कोर्सेज भी करने पड़ेंगे। जो विदेश से पढ़ने के लिए आएंगे तो वो भारतीय भाषा जो है उसके बारे में भी जानकार लेंगे। जैसे इस वक्त बहुत सारे विश्वविद्यालय चाइनीज़ लैंग्वेज इंडिया में पढ़ा रहे हैं, और इंडिया का हिंदी और संस्कृत चाइना में पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि दोनों देश इस वक्त काफ़ी ज़ोर शोर से प्रोग्रेसिव हैं डेवलपमेंट में मामले में, ट्रांसफॉर्मेशन के मामले में।
सो देयरफॉर एक दूसरे का लैंग्वेज, खास करके इंडियन लैंग्वेज वो पढ़ें, जिसके लिए सर्टिफिकेट एडिशनल कोर्सेज हों। तीसरा, ऑफरिंग शॉर्ट टर्म निश कोर्सेज, जिसको उसको फ़ायदा हो। उसकी देश में जो कोर्सेज की डिमांड है, जो स्किल बेस्ड जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज, उसको हमारी संस्था भी शुरू करें। रिकॉग्निशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट्स फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ टू इंडियन यूनिवर्सिटीज़, जिसके MOU और एग्रिया मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट के तहत तय किया गया हो। क्रिएशन ऑफ MOOCs एंड e-content, जो उनको फ़ायदा हो। वंस दे गो बैक दे कैन ऑल्सो डू कोर्सेज थ्रू MOOC एंड e-content, और इंडिया में रहते हुए पढ़ते हुए वो भी साइड बाय साइड MOOC और e-content, इंडियन लैंग्वेज, कल्चर, हिस्ट्री, आर्ट, म्यूजिक, उसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। एंड फाइनली, क्रिएशन ऑफ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जिसके जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर उसको तय किया जाए और उसको NAAC रैंकिंग, NIRF रैंकिंग के साथ उसको शामिल किया जाए बराबरी में की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को, और जिसके तहत इंटरनेशनल इंडिकेटर्स हैं उनको शामिल करके जो मेन इंडिकेटर्स हैं उनको सारे संस्था फॉलो करें, जो इंटरनेशनलाइजेशन करेंगे, क्योंकि उनके क्रेडिट तभी जाके ट्रांसफ़र हो पाएगा, या विदेश में पढ़ा हुआ क्रेडिट तभी इंडिया में ट्रांसफ़र हो पाएगा। फाइनली, दिस माय फाइनल पावर पॉइंट फ्रेंड्स, फाइनली देयरफॉर क्या हमको करना है और चैलेंज आगे कैसा है। पहला कि साहब, इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जरूरी है, क्योंकि हम लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, विदेश का स्टूडेंट उस तरह साइंस, टेक्नोलॉजी और जो प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोग्राम्स में ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए उनको पढ़ने में दिक्कत होगा। देयरफॉर अट्रैक्टिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स विल बी वेरी डिफिकल्ट। देयरफॉर पहला चीज़ है हमको इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली IT इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड कैंपस में है तो कैंपस की तमाम चीज़ें, हॉस्टल से लेके कैंटीन से लेके तमाम चीज़ें, लाइब्रेरी से लेके, ये तमाम चीज़ों को खास करके इंटरनेट एंड IT इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डेवलप करना ज़रूरी है। दूसरा, करिकुलम और टीचिंग और रिसर्च के लिए हमको इंटरनेशनलाइज करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि जो विदेश में जो ज़्यादा डिमांडेड सब्जेक्ट्स हैं या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो करिकुलम है, चाहे वो प्रोफेशनल एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिकल, फार्मास्यूटिकल, डेंटिस्ट या सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ में हम लोग काफ़ी सख्त हैं, हम डिसिप्लिन स्पेसिफिक है, वी हैव ए लॉट ऑफ डिसिप्लिन ब्लाइंडेडनेस और डिसिप्लिनरी बाउंड्री हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग है। मल्टी डिसिप्लिनरी तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ करिकुलम को मेंटेन करना पड़ेगा, जो उपलब्ध है कोई भी विश्वविद्यालय का हम एक्सेस कर सकते हैं, और उनके की किस ढंग से, खाली करिकुलम नहीं है, करिकुलम डिज़ाइन, टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी, असेसमेंट स्ट्रैटेजी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड टेक्नोलॉजी एनेबल लर्निंग उसके तहत। अगर ये काफ़ी क्वालिटी बढ़ा नहीं तो इंटरनेशनल स्टूडेंट को अट्रैक्ट करना बड़ा मुश्किल होगा। मीनिंग देयरबाय क्या होगा, जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में कैंपस खोलेंगे तो वो कम फीस में सेम क्वालिटी एजुकेशन इंडिया में, सेम यूनिवर्सिटी डिग्री फ्रॉम स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड एंड कैम्ब्रिज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ ऑफर करेंगे, तो हमारा जो अच्छे स्टूडेंट है वहाँ चले जाएंगे, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे, उन्हीं के विश्वविद्यालय इंडिया में पढ़ेंगे। तो आवर ओन स्टूडेंट्स, पब्लिक एंड प्राइवेट, दे विल लूज स्टूडेंट्स, गुड स्टूडेंट्स टू दोज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से ही होगा। तो देयरफॉर अगर हम उसी तरह कॉम्पिटिटिव, वी हैव एन एडवांटेज, बिकॉज जो पढ़ेगा वो कोई भी सब्जेक्ट, प्रोफेशनल एजुकेशन खास करके वो पढ़े, लेकिन वो उसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में ही पढ़ेगा, इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड में पढ़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ वो इंडिया में इंडियन कल्चर ट्रेडिशन को ज़्यादातर हमारा विश्वविद्यालय बेहतर पढ़ा सकते हैं देन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ एस्टैब्लिशिंग देयर कैंपस इन इंडिया। तो इसलिए हमको इंटरनेशनलाइजेशन, करिकुलम, टीचिंग, लर्निंग तमाम चीज़ों में करना पड़ेगा, जो इस वक्त टाइम नहीं है डिटेल डिस्कस करने में, बट इवन इफ आपका सवाल होता है तो उसमें बात कर सकते हैं। म्यूचुअल नेशनल इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स फॉर स्टूडेंट एंड टीचर मोबिलिटी, जॉइंट डिग्री एंड डुअल डिग्री, ये यूजीसी का रेगुलेशन 2022 का आ चुका है, और बहुत सारे विश्वविद्यालय अपनी विलिंगनेस, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जाहिर किए हैं, जो यूजीसी कमेटी उसको जांच रहा है। कुछ विश्वविद्यालय फॉरेन के ऑलरेडी they have been given the consent that they can open their campus। तो ये तमाम चीज़ें जो ट्विनिंग प्रोग्राम, जॉइंट डिग्री और डुअल डिग्री प्रोग्राम के तहत हो सकता है, बिसाइड्स एस्टैब्लिशिंग देयर कैंपस इन इंडिया।
ऑफशोर कैंपस डेवलपमेंट, कोई भी हमारा संस्था जाके विदेश में खोलते हैं, मैं कुछ विदेश का ऐसे संस्था में गया हूं जो इंडियन कैंपस बाहर है, दुबई से लेके और देश में, मॉरिशस और कई देश में है, अफ्रीका में है, तो वहाँ कैंपस मजबूत होना जरूरी है, बिकॉज द मार्केट इन दोज कंट्रीज इज इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जब लागू होता है तो हमारा कैंपस से लेके, करिकुलम से लेके, टीचर क्वालिटी से लेके तमाम चीज़ें और पढ़ाने के तरीके, ये तमाम चीज़ें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तहत आ जाते हैं। हमको compete करना पड़ता है, तो इसलिए उसमें बेहतरीन होना जरूरी है। रेगुलेशन ऑन क्रॉस बॉर्डर क्रेडिट ट्रांसफ़र, इंतजार उसकी है कि क्रॉस बॉर्डर क्रेडिट ट्रांसफ़र किस तरह हो। और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क अभी चर्चा में है। कभी 2-4 दिन पहले हमारे शिक्षा मंत्री देश के उसको विमोचन किया कि नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क अभी चर्चा में है। अगर वो तय हो जाए तो उसमें क्रॉस बॉर्डर क्रेडिट ट्रांसफ़र भी, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट ट्रांसफ़र हमारे देश में और इंस्टीट्यूशनल क्रॉस बॉर्डर क्रेडिट ट्रांसफ़र विदेश और हमारे बीच में, ये तय हो पाएगा। और जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो मेरे लिए मायने रखता है, तो वो टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हायर एजुकेशनल लीडरशिप डेवलपमेंट। जो वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स, डीन्स, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स हमारे विश्वविद्यालय और कॉलेज में हैं, उनके भी डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड व्यू, उनकी एटीट्यूड, उनकी कॉम्पिटेंसीज, इनको डेवलप करने की ज़रूरत है, बदलाने की ज़रूरत है, जो इंटरनेशनलाइजेशन के तहत हो। इसका मतलब है वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग और वर्ल्ड करिकुलम और हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा, इनको सामने रखते हुए एक बेहतरीन करिकुलम फ्रेमवर्क, टीचिंग लर्निंग हम प्रदान कर पाएँ। हम टीचर और हमारी एजुकेशनल लीडरशिप, उनके जिम्मेदारी बनता है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा जिसको आगे टेकअप करना जरूरी है। और ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसके तहत ये 6 दिन का प्रोग्राम हो रहा है, नेशनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो यूजीसी ने अप्रूव किया है, पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन फॉर टीचर्स एंड टीचिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत ये प्रोग्राम ऑफर हो रहा है, जिसमें आप शामिल हैं। बड़ा प्रेस्टिजियस प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम इस चीज़ को एड्रेस करता है, टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड हायर एजुकेशन लीडरशिप डेवलपमेंट। इसको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कुछ सवाल होते हैं तो उसको रखिएगा, और सवाल आपने भेजे हैं तो उनके हम जवाब देने के लिए कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, sir, for a very interesting and informative presentation.